हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारी एसएसटी की सीरीज चली हुई है जो सीटेट के लिए। तो एसएसटी में आज मैं एनसीईआरटी की 6th क्लास की ये हिस्ट्री की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर की मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो पहले उसको देखिए। और अब मैं आज आपको आपके सामने लेकर आई हूँ, सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, हिस्ट्री का 6th क्लास की बुक है। और जब भी आप वीडियो देखें तो सब अपनी जो है बुक साथ में रख लें। ठीक है, उसमें साथ साथ अंडरलाइन करते चलें, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे उसको अच्छे से आप मतलब उतना ही रिवाइज करें, उसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादक तक। यानी आखेट का मैंने आपको इससे जो पहले का चैप्टर है उसमें बताया है कि आखेट का मतलब क्या होता है। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। ठीक है, खाद्य संग्रह यानी खाद्य मतलब खाने की चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, अब ये लड़का है, ये वैसे इसका इसमें से आता कुछ नहीं है, बस ये लड़का है, तुषार नाम का लड़का है। तो ये क्या कर रहा था कि कहीं मतलब अपने रिश्तेदार के कहीं गया हुआ था। तो रास्ते में आपने देखा हो, कभी आप कभी ट्रेवल कराओ अपने मतलब गाड़ी से, बस से, रेल से, यानी जैसे भी आप ट्रेन से भी जैसे आप करते हो, तो आप रास्ते में आपने देखा होगा काफी मतलब पेड़ पौधे हैं आपके काफी। जैसे गांव के एरिया से गुजरते हैं तो वहां पे भी आपको खेत वगैरह दिखते हैं। तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ जो ट्री है वो मतलब पीछे जाते जा रहे हैं। ठीक है ना, कभी आप आपने पर्सनल जो प्रैक्टिकल भी किया होगा, आप कभी देखना गाड़ी से, अगर आपको कभी नहीं ध्यान दिया तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान देना। ठीक है, तो वो क्या था कि वो सोचने लगा कि भाई जो है ये इतनी रफ्तार से जो सवारियाँ मतलब आगे की तरफ जा रही हो, और ये जो मतलब पीछे जा रहे हैं पेड़-पौधे, तो उसके उसे क्या मतलब उसने ये उसके माइंड में ये चीज़ आई कि भई जैसे पेड़-पौधे हमारे मतलब हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी भी मतलब एक इसी तरह से जो है हमने पीछे की तरफ जैसे बिताई होगी या ऐसा ही हुआ होगा? यानी वो घुमा मतलब अगर बात करें तो टोटली, तो उसकी बात कर रहा है, वो हिस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है? इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है? तो बात करते हैं यहाँ पे आदि मानव। ठीक है, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव की बात करते हैं तो आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? ये चीज़ मैं इससे पहले के चैप्टर में हम आपको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि वो आखिर तक क्यों घूमते थे इधर, यानी जो शिकारी थे वो क्यों घूमते रहते थे? उनको घूमने का रीज़न क्या था? देखो, एक तो ना उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती थी। आजकल की तरह तो नहीं है कि आपको घर में सब कुछ अवेलेबल हो जाए। आपने घुमंटू देखे हैं? ये जो आपके जो ये आदिवासी जो जनजातियाँ हैं, आप कहीं इधर जाते हैं, आपने देखा होगा कभी गर्मियों में आपने देखा होगा जो ये गाय के साथ है, गाय का काफ़ी एक मतलब झुंड आता है, उसके पे उसको घुमाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको जब वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो क्या करेंगे? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँगे, जहाँ पर चीज़ वो अवेलेबल होती हैं। जैसे सपोज़ करो मौसम के हिसाब से फल की बात करते हैं। अब जैसे गर्मियों में क्या होता है, आम आते हैं, ठीक है? आपको जैसे आपका बात करें, ये खरबूजे वग़ैरह हैं, जो जो भी सीज़नेबल फल होते हैं, तो वो जहाँ पर वो मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, उस तरफ वे मतलब एक अपने जगह को छोड़कर जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, उसको छोड़ के वे दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही इसमें क्या है कि आर्किटेक्ट्स खाद्य संग्रह के नाम से जो है जाना जाता है, जो मतलब इस उपमहाद्वीप में 20 साल लाख पहले रहा करते थे, यानी 20 लाख साल पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल पौधे, पेड़ पौधे यानी अंडे इकट्ठा किया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे पानी की तलाश थी, या कहीं पानी मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं उसके लिए जाते थे, वे अभी फल फ्रूट के लिए जाते थे, ठीक है? तो कहीं पर उनको रहने के लिए मतलब ये चीज़ें उनको ज़्यादातर क्या होता था, इनके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आखिर तक खास संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसा कई कारण थे। ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए, जो कारण दिया हुआ है ना, ये वाला कारण।
जो कारण दिया, पहला कारण क्या था, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है और पूछता भी है। पहला कारण था, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। ठीक है, पति बिल्कुल एग्जैक्ट ही लाइन उठाता है एग्जामिनर सीटेट में, और ऐसे ही क्वेश्चन पुट करता है। इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जितना अंडरलाइन किया इतना ही लाइन उठाता है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था, जानवर अपने शिकार के लिए या फिरन हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वे जाया करते थे। कई बार लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते करते भी उनके पीछे जाया करते थे। कई बार क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते करते, यानी अब कोई जानवर उनको मिल गया, अब जानवर क्या करेगा, अपने शिकार खुद तो नहीं होने देगा, वो भी क्या करेगा, अपने उनसे बचने के लिए वो आगे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा कि उनसे बचने के लिए आगे की तरफ जाएगा, तो उसके पीछे पीछे भी वो क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या था? अब तीसरे कारण की बात करते हैं। तो पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तो इस उनकी तलाश में भी उपयुक्त मौसम के अनुसार वे जो है इलाकों में घूमते रहते थे। बिल्कुल एग्जैक्ट ही लाइनें उठाता है वो, आपसे इसमें से कोई भी लाइन उठा के पूछेगा कि या फिर एक, अगर उसने जो थोड़ा सा लेंथी बनाना होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर होता है, अगर उसने इस तरह का को पेपर बनाना होगा तो क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, चारों कारण दे देगा, पूछेगा इसमें से एक में थोड़ा-सा चेंज करके कहेगा कि बताइए निम्न में से कौन-सा नहीं था। ठीक है? तो चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का पेड़-पौधों के पर जीवन रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलें, झरनों, नदियों में ही मिलता था। नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के मतलब कुछ तो क्या होता है कि जब बारिश आती है तभी मिलता है, और कुछ में क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती वो सूख जाती हैं। तो मौसम के हिसाब से वो क्या करते थे, नदियों, झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर भी उनको घूमना पड़ता था। ठीक है? ईज़ी बहुत है, 1 या 2 बार रीडिंग करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और एग्ज़ैक्ट ही वो एग्ज़ामिनर क्या करता है, लाइनें उठाता है सेम टू सेम। ठीक है? नेक्स्ट आता है, आरंभिक मानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? देखो, हमें कैसे जानकारी मिली आरंभिक मानों के बारे में? जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व को विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खां संग्रह किया करते थे। यानी अगर हम बात करें, जो पुरातत्वविद कौन थे? पहले ये मैं इससे पहले के चैप्टर में बताया था कि पुरातत्वविद होते कौन थे? जो अतीत में जो जितनी भी चीज़ें मिली है ना, उनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है? और जो ये आखेटक खां संग्राहक थे, जो भी ये चीज़ें का उपयोग करते थे ना, और वे क्या करते थे, उपयोग करके वहीं छोड़ के चले जाते थे। ठीक है? उन छोड़ के चले जाते थे, वो कहीं न कहीं क्या हो गया था, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी जो है वहाँ पर मिले हैं। ठीक है? जो लकड़ियाँ वगैरह तो क्या हो जाती है, वो सड़ जाती हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी पत्थरों की, तो पत्थर तो नहीं सड़ते ना, तो पत्थरों के औजार जो हैं आज भी उनको वहीं मिल गए थे। कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी उनका जो है प्रयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे भी लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि देखो, इतना तो सबको पता है कि जो ये औजार थे वो किस लिए काम आते थे, या तो फल-फूल काटने के लिए, हड्डियाँ काटने के लिए, मांस काटने के लिए, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। आज भी आपने देखा होगा, जो औजार वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन है, देखा होगा कि जैसे ये आप जो भी काटने-वाटने के लिए क्या करते हैं, इनको उसका यूज़ करते हैं, किसका? औजारों का यूज़ करते हैं, ठीक है? अ, औजारों का क्या करते हैं वे? यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अभी जैसे ये नुकीले वो औज़ार दिखाए गए हैं, जिसमें इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है रहने की जगह निर्धारित करना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, पूरा स्थल क्या होता है? ठीक है? पूरा स्थल, पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जो जगह की बात कर रहा है, ठीक है? जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे।
ठीक है? पुरास्थल क्या होते हैं? आखेटक खास संग्राहकों के जो जहाँ पर आखेटक जो खास संग्राहक रहते थे, पुराना स्थल जहाँ पर वे रहते थे, उसको पुरास्थल कहते हैं। ठीक है? तो ये आपका ये एक मानचित्र दिया हुआ है, ये मानचित्र में दे जैसे आप बात कर सकते हैं कोल्डीहला भीमबेटका, ठीक है? कोल्डीहवा है, बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होता है, ये जैसे पाषाणिक कालिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाण कालिक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब आज बात करते हैं कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह पर ढूंढते रहते थे जहां पत्थर अच्छे पत्थर मिल सके। तो उनको उनको क्या होता था कि पत्थर से, आपको पता ही है कि आग का आविष्कार भी ऐसे पत्थरों से ही हुआ था। तो वो भी कहाँ से मिले हैं, मतलब वो भी क्या था कि ये पत्थरों से ये क्या करते थे, अपने वो बनाते थे औजार वगैरह। ठीक है? भीमबेटका, अब ये पूछता है कि बताइए कि भीमबेटका कहाँ पर है। ठीक है? कहाँ पर है ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि भीमबेटका से हमें जो है, भीमबेटका पहली बात तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है? अगर आप मैप की बात करते हैं तो ये भीमबेटका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, आप ये देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। यहाँ से क्या मिला है, आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब जो गुफाएं और कंदराएं मतलब किस स्थल से मिली हैं। तो ये मिली है आपकी गुफाएं और कंदराएं मिली हैं आपकी, कहाँ से मिली हैं, ये आपकी भीमबेटका से मिली हैं। ठीक है? कहाँ से मिली है, भीमबेटका से मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। बस इतना ही याद रखना आपको। ठीक है? अब जैसे ये गुफाएं, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले थे, और इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जो है सजीव चित्रण किया गया है। जैसे वो क्या करते थे, शैल चित्रकला, इसको शैल चित्रकला बोलते हैं। शैल चित्रकला, ठीक है? ये शैल चित्रकला है जो दीवारों पर बनाई जाती थी। इसको ध्यान रखना कि शैल चित्रकला होती क्या है, जो दीवारों पे बनाई जाती है। जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं उसे शैल चित्रकला कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका पूरा स्थल, जिसकी मैंने बात करी थी। पूरा स्थल होता क्या है? पूरा स्थल होता है जैसे जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए थे। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने जो भी चीजें उन्होंने यूज की थी और वो यूज करके वहीं छोड़ गए थे, और वो क्या हुआ, टाइम के हिसाब से वो मिट्टी के अंदर दब गई थी। और जब हमारे जितने भी इतिहासकार है उन्होंने उसको निकाला जमीन के ऊपर या अंदर, कभी 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 समुद्र और नदी के नल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में मतलब ये जो है पुरास्थल होता है। ठीक है? अब आता है आग की खोज, कि आग की खोज कैसे हुई थी। अब यहाँ पर देखो कुरनूल गुफा है। ठीक है? ये कुरनूल गुफा की बात करता है, इसको अंडरलाइन कर लिया करो साथ साथ, क्योंकि इसी में से मिलता है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा कि कुरनूल गुफा में जो है राख के अवशेष पाए गए थे। क्या पाए गए थे? राख के अवशेष पाए गए थे। ठीक है? तो ये पूछेगा बताइए कि राख के अवशेष कहाँ मिले थे। तो ये कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो उसका आग का इस्तेमाल मतलब किस काम के लिए करते थे। एक तो भोजन पकाने के लिए करेंगे, एक अंधेरा दूर करने के लिए करेंगे, तीसरा क्या था कि जो जंगली जानवर वगैरह हैं उनको भगाने के लिए भी आग का यूज करते थे वे। ठीक है? जो भी जंगली जानवर थे उसके लिए भी करते थे। तो प्रकाश के लिए और मांस भूनने के लिए और खतरनाक जो जानवर थे उनको भगाने के लिए भी वो किसका यूज करते थे, उसका यूज करते थे, आग का यूज करते थे। इसीलिए आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है? अब आता है नाम और तिथियां। नाम तिथिया की बात करते हैं, जैसे पुरातात्विक विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे, जो भी इन्होंने जैसे आरंभिक काल को इन्होंने पूरा पाषाण कहा है। पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर का जो मतलब जिसमें पत्थर यूज होता था। ठीक है? यह दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन, पुरा यानी प्राचीन, पुराना जैसे बोला था। ठीक है? और पाषाण यानी पत्थर, पत्थर का नाम लिया था। यह नाम पुरातत्व से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब ये आप ये कहेंगे कि 20 लाख पहले आ गया और 12,000 बाद में आया। तो आपको ये पता होगा कि मैंने इससे पहले के जो इससे फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि भाई जो ये है ना रिवर्स में चलता था, बिफोर क्राफ्ट। ठीक है? बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि ये क्या था कि जो ईसा मसीह था ना उसके जन्म के साथ मतलब हमारा जो ईयर चलता है उससे पहले का जो है उसमें चलता था।
पीछे का, ठीक है? इस काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है, जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसका ये जो ये पूरा पाषाण काल है ना, तो इसको 3 में बाँटा गया है, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण काल, ठीक है? मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल द्वारा घटित होती है। नेक्स्ट आता है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये आपको अंडरलाइन करना है कि मेसोलिथ कौन से काल को कहते हैं, पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 1,000 साल तक माना जाता है। ये आपको ये जो टाइम पीरियड दिया हो ना, इसको ज़रूर लर्न करना है, ठीक है? इसका पूछ लेता है कई बार वो। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां आरी जैसे औजार मिलते थे। इसमें क्या मिलते थे? हड्डियां और औजार। इसमें जो आपको ये क्या करना है, आपको पहले तो मैं इसको बुक को कंप्लीट करा देती हूँ। वैसे तो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, और अगर आपका खुद कर सकते हैं तो आप इसको क्या करना, आप ये जैसे पेज खाली है ना, यहाँ पे साइड में पेज खाली है, तो इस पेज पे क्या करना, आपको ये लिख लेना है इसका, जैसे पूरा पाषाण काल, इसका यहाँ पे पूरा पाषाण काल की विशेषताएं लिख लो, भी इसका जो टाइम पीरियड लिख लें, यहाँ पे लिखे नाम, और यहाँ पे लिखे टाइम पीरियड, और यहाँ पे इसकी विशेषताएं लिख ले कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती थी, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको इजी हो गया। बाकी चीजें तो आप लर्निंग उससे अंडरलाइन से कर लेंगे, पर इसमें जो है, अगर आप इजी वे करना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है आप लर्न कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो साथ-साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। अगले युग की बात करते हैं तो 10,000 साल पहले से है। अगला नेक्स्ट युग स्टार्ट होता है। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, बट मैं सोच रही हूँ पहले आप डिटेल में करें, उसके बाद फिर आप उसमें उसमें जाएँगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाता है। और मैंने क्या किया है, अपने मतलब हैंड रिटन की नोट्स क्या होता है, जैसे मतलब जिसको समझ में आए, तो वो अपने हिसाब से बनाता है बंदा। तो आप क्या करना है, इसका ऐसे करना, आपने पूरा पाषाण यहाँ पे नाम लिखा पूरा पाषाण का, यहाँ पे लिखा टाइम पीरियड, ठीक है? उसका टाइम पीरियड क्या था? फिर उसके बाद यहाँ पर राइट करना है इसकी विशेषता, यानी उस टाइम पीरियड में क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो आपका बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बदलती जलवायु, यानी उसकी जलवायु कैसी थी? तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए थे, यानी गर्मियां बढ़ने लगी थी, और कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी ये जानवर थे जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे थे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का मुख्य स्रोत हो गई थी। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ लर्न करने का नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार अगर मतलब उसने एग्ज़ामिनर ने पूछना होगा, तो ये पूछ सकता है कि भई जो वहाँ के 1200 साल पहले की दुनिया में जो मौसम के प्रति जो बदलाव आए थे, वो बदलाव कैसे आए थे? तो कैसे आए थे उसका रीज़न इसमें पूछ सकता है वो, ठीक है? 1-2-3 लाइन दे देगा, क्या ये कारण हो सकता है, या जैसे ये बोल देगा कि भई उसमें जो घास वाले जैसे ये जानवर दिए हुए हैं, इन जानवरों की संख्या जो है बढ़ने लगी थी, जिस कारण से जो जलवायु है, यानी ये घास खाकर जिंदा रह सकते थे। फिर जो शिकार करते थे उनके पीछे खाने-पीने की आदत और प्रजनन के कारण भी जो है उनकी जो जलवायु में जो है परिवर्तन आने लगा था। ठीक है ना? इस तरह से क्वेश्चन पुट्स कर सकता है। वैसे इसमें इतना कुछ खास आज तक बना नहीं है, लेकिन बदलती जलवायु पे अगर उसे क्वेश्चन थोड़ा पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो एक बार थोड़ा बस रीड आउट ज़रूर कर लीजिए इसको। खेती और पशुपालन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इससे पहले के चैप्टर में बताया था कि एक तो क्वेश्चन सबसे पहले जो मानव ने जो फसल उगाना शुरू किया था वो गेहूँ और जौ थी। इसका एक तो ये 2 चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है? गेहूँ, जौ, और जैसे धान, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे कृषक बन गए होंगे। बस इसमें ये क्वेश्चन है कि आपको
सबसे पहली फसल कौन-सी थी, उन्होंने जो उगाई थी गेहूँ और जौ थी, ठीक है? और ये गेहूँ जो ये क्या था कि जैसे कोई दाने उसमें गिर जाते हैं ना, मिट्टी में गिर जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ मिट्टी में गिर जाती है और उसके बाद वो एक पौधा-सा निकल आता है। तो इन्होंने भी क्या किया, जब ये गिरे होंगे कुछ और फिर उगे होंगे, उससे कुछ फल निकला होगा, तो धीरे-धीरे इन्होंने क्या करा कि ऐसे ही इन्होंने अनाज पैदा करना सीख लिया था। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था, ये अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले जो जानवर उन्होंने पालतू बनाया था, वो कौन था? कुत्ता, ठीक है? कुत्ता जो था उनका जंगली पूर्वज भी माना जाता है। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह से धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए थे। यानी इसमें ये पूछ सकता है, इसकी खेती करने के की विशेषताएँ पूछ सकता है कि कैसे उसने खेती करना स्टार्ट किया था और कैसे पशुपालक बन गया था। तो खेती करने का तो बस यही है कि उन्होंने जैसे जो भी मतलब बीज वगैरह जो गिर जाता था, ठीक है? वो जैसे भी उगा होगा, तो वो क्या जो लेडीज़ जेंट्स वगैरह थे, तो उन्होंने क्या करा था, भोजन जो भी खाने के लिए जो अनाज बटोरा था, ठीक है? उसके वो जो जहाँ भी उग जाते थे, फिर वो पक कर तैयार हो जाते, तो खाने लायक उन्होंने टेस्ट किया होगा, तो धीरे-धीरे करके उनको अनाज जो है उन्होंने पैदा करना सीख लिया था। और जंगली जानवरों का वही सेम चीज़ है, तो जैसे-जैसे वो उन्होंने अनाज पैदा करना सीखा था, ऐसे ही उन्होंने क्या करा था कि जो घास वगैरह उन्होंने देखा कि जो जंगली जानवर हैं ये मतलब खाते क्या हैं, ठीक है? उन्होंने देखा कि घास खाते हैं, तो घास का ही लालच उनको देकर उन्होंने क्या करा, अपने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आप बात करें, तो उन्होंने जो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ठीक है? इसको तो अंडरलाइन कर लेना। और फिर वो धीरे-धीरे करके क्या करा, जो झुंड में रहते थे, उनको भी जो घास खाते थे, उनको घास का लालच देकर धीरे-धीरे करके क्या वो पशुपालक भी बन गए थे। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट आता है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ़ वो एक वो दे रखा है कि भई हाँ, ये कैसे-कैसे इन्होंने मतलब काम किए थे, कैसे ये देखो जबड़े की उदी हुई है। तो अब आता है एक नवीन जीवन शैली। जीवन शैली उनकी कैसी थी, मतलब कैसे उन्होंने अपना जो स्किल्स वग़ैरह स्टार्ट की थी। तो अब आते हैं कि कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकता है, इसीलिए जब लोग पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी अब उनका जीवन शैली क्या होगा, देखो पहले क्या थे कि वो एक शिकार मतलब वो थे, एक आखेटक थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान जाते थे। तो उन्हें पता ही नहीं था कि कृषि कैसे होती है, वो कैसे होता है, उनको तो जो कुछ मिल जाता था वही खा लेते थे, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी उनको लगता था, खा लेते थे। पर जब उन्होंने अनाज पैदा किया, तो अनाज पैदा किया, अनाज एक दिन में तो होता नहीं। वो उगाएँगे, फिर फल आएगा, फिर पकेगा, फिर उसको करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, फिर पशुपालक बन गए, और इन दोनों की देखभाल के लिए भी तो उनको क्या करना था, छोड़ के तो नहीं जा सकते थे ना। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे रह के, और जब वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो एक उनका परमानेंट जो है वहाँ पे मतलब एक रहन-सहन बन गया था। ठीक है? तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों, चिड़ियों की सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए थे। कटाई के बाद अनाज, ये सारा प्रोसेस आपको पता ही है कि कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत सँभाल कर मतलब कैसे करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक एक जो है लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ऐसे बन गया था कि हाँ, एक रूटीन बन गया था कि हाँ, अब फसलें वग़ैरह हैं, खाद्य संग्राहक हैं, बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी क्या हो गई थी, एक लाइफ़ का पार्ट बन गए थे, और एक जगह ही वो जो एक खानाबदोश थे ना, इधर-उधर घूमने का काम उनका खत्म हो गया था। अब आता है जानवर या चलते-फिरते खाद्य भंडार। ये खानाबदोश जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वे है ये, ठीक है? यानी चलते-फिरते खाद्य भंडार का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे गडरिये वगैरह होते हैं, जो ये भेड़ बकरियाँ वगैरह चलाते हैं, चराने जाते हैं, तो जहाँ आप देखो इनको क्या करते हैं, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त होता है। जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मतलब मांस वगैरह मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है। देखो ये जैसे गाय वाले आते हैं, ये गर्मियों में आते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी हो जाती है, वहाँ पे उनके गाय को खिलाने का कोई वहाँ पे जो है
स्रोत वगैरह नहीं होता, तो क्या करते हैं अपने साथ, आपने देखा होगा कि अगर आस-पास के एरिया में देखा हो, तो वो क्या करते हैं गाय को यहाँ पे जैसे जगह-जगह चरा के ले जाते हैं जब खेत खाली हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उनको वहाँ पे साथ-साथ वो क्या करते हैं दूध भी बेचते हैं उनका गाय का, साथ में घी भी बेचते हैं, अपने आस-पास के एरिया में देखा हो तो। तो ये चलते-फिरते खाद्य भंडारक है, क्योंकि उससे हमें दूध, घी, दही, छाछ सब कुछ मिलता है। जिनको छाछ नहीं मिलता, जिनको घी नहीं मिलता, वो इनसे जो है ये क्या करते हैं साथ-साथ उनको बेचते चलते हैं। अब आता है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे जान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। अब देखो जब आप कभी इसकी पढ़ोगे ना कि जैसे राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कंकाल कहाँ से मिले हैं, चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात कर रहा है, जो आपका राजस्थान, गुजरात है ना, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। आधुनिक कश्मीर बुर्ज होम वगैरह है, जो गड्ढे हैं वो कहाँ मिले हैं, गर्त होम वगैरह बात करता है। और पूर्वी और दक्षिणी भारत की बात करता है, तो ये आपका इसमें मतलब जो गुजरात वगैरह की बात करना है, ये दक्षिण पश्चिमी जो भाग पाया जाता है, तो ये उसकी बात कर रहा है। कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष मिलता है। ऐसा मानता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। जानवरों की हड्डियाँ भी की भी पहचान कर सकते हैं। यानी इसमें उन्होंने देखो इतिहासकार क्या करते हैं, जो भी उनको मिलता है ना, उनको क्या करेंगे, उसको लैब में जाके उनको क्या करते हैं, उसको पहले उसको चेक करते हैं कि क्या ये पुराना है या ऐसा तो नहीं है कि अभी का गिरा हुआ हो, अभी मतलब हाल-साल में ही हो। तो उसके बाद ही वो आइडेंटिफ़ाई करके तभी वो बताते हैं कि ये उस साल उस उतने साल पुराना है, उतने साल पुराना है, तभी पता चलता है, ठीक है? अब आता है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी का मतलब होता है जो एक लाइफ़स्टाइल उनका फिक्स हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कृषि करना सीख लिया था, पशु पालना सीख लिया था, अब वो क्या करते थे, उनको छोड़कर जा नहीं सकते थे, सब कुछ चीज़ उनके आस-पास ही अवेलेबल हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक अपना बिल्कुल लाइफ़स्टाइल बिल्कुल फिक्स कर लिया था, ठीक है? तो अब कैसे हुआ वो देखते हैं। अब देखो पुरातत्वविद है ना, मैंने पुरातत्वविद का मीनिंग आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है? तो पुरातत्वविद जो क्या करते थे, झोपड़ियाँ और घर, जो भी उनको झोपड़ियाँ और घर मिले हैं ना, उन्होंने क्या किया, इनके इनके आधार पर यानी एक जैसे बुर्ज की बात करते हैं, मैंने बताया था ना अभी कश्मीर में है आपका बुर्ज पड़ता है, ठीक है? ये बुर्ज पड़ता है कश्मीर में। यहाँ पर क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाए गए हैं, जिसे गर्तवास कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप अंडरलाइन करते चले। तो देखो ये पूछेगा कि गर्तवास कहाँ है? तो ये आपका कश्मीर में, ठीक है? गर्तवास का मीनिंग क्या है? गर्तवास का मीनिंग है गहरे गड्ढे, जो गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते हैं ना, उसे गर्तवास कहते हैं, ठीक है? गर्तवास का मीनिंग तो ये हो गया, ठीक है? ये तो हो गया गर्तवास का मीनिंग, और ये कहाँ है? बुर्ज कश्मीर में है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता था कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे वे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुराना पाषाणी के उपकरणों से भी जो है भिन्न है। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है। क्यों नवपाषाण युग क्यों कहा गया? अब एक नवपाषाण, नव का मतलब क्या होता है? नया। ठीक है? अब उन्होंने देखो रहना आ गया, खाना आ गया, उसको कृषि करना आ गया, पशुपालन करना आ गया, तो वो क्या हो गया, अब नए युग में उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया, ठीक है? वे औज़ार बनाना भी सीख गए थे, जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर जो है पॉलिश भी चढ़ाया, उन्होंने पॉलिश चढ़ाना शुरू कर दिया था। ओखली, मुसल और अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने, यानी उन्होंने क्या किया था, औज़ार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब नई-नई तरह की उन्होंने जो है स्किल्स सीख ली थी, ठीक है? आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो उनको हड्डियाँ मिलती थी, हड्डियाँ तो नुकीली होती है, आपको पता ही है, वो काफ़ी शार्प होती है। तो वो क्या करते थे, हड्डियों की भी उन्होंने क्या किया था, आपकी ये क्या बोलते हैं, इनको उन्होंने औजार बनाए थे। ठीक है? आप ये देख सकते हैं, कुछ ये पिक्चर्स दी हुई हैं, तो इस तरह से वो बनाते थे। है
नवपाषाण युग के प्रस्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण अलंकरण का मतलब होता क्या है न, अलंकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को श्रृंगार करना, मतलब इसका मीनिंग है श्रृंगार करना, श्रृंगार। अब जैसे मटका है, आपने देखा होगा कि आपने आसपास अगर मटके देखे हो, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, ऐसे ऐसे करके तरह तरह के जो है डिजाइन बनाते हैं। ठीक है। और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा कि अलंकार अलंकार जिसको पढ़ते हैं, एक जैसे अलंकार का मतलब ही श्रृंगार करना होता है। जैसे पोइट उसमें अलंकार यूज करके, जैसे अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा अलंकार है, किसी की उपमा देने के लिए वो क्या करता है, किसी का मतलब एग्जाम्पल देता है कि जैसे आंखें हिरनी, जैसे कहते हैं ना, चाल हिरनी जैसी चाल है। तो इस तरह से वो क्या करता है, उसका एग्जाम्पल देता है, यानी अपनी कविता को एक सुंदर रूप देने के लिए। तो इसमें क्या कर रखा है, वो धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसी अनाज आहार का महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ वे लोग क्या थे, कपड़े भी बुनने लगे थे। और कपास जैसे उन्होंने कपड़े बुनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, कपास की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने जो है इसमें नवपाषाण युग में कपास भी उगाना उन्होंने सीख लिया था। तो अभी ये क्या करते थे, जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण के काम करते रहते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया था। बहुत लोग मौसम के मुताबिक दल बदल कर अब जो जीविका का चलाया करते थे। जो आज का रूटीन है वही सेम रूटीन उनका बन गया था, जो दल बदल कर सब्जी वो करी जाती है। ठीक है, बनाया जाता था ये खेती। ठीक है। अब आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आप अंडरलाइन करना, तो मेहरगढ़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहरगढ़, अब जैसे बात करें, मेहरगढ़ वह स्थान है जहां पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, पहला तो आप इसको अंडरलाइन करना कि उन्होंने सबसे पहले गेहूं जो और भेड़ बकरी जो है उन्होंने पालना सीखा था। कहाँ पर, आज भी देखा होगा ना, कश्मीर में भेड़ बकरी वगैरह काफी जो है मिलती हैं, उसको मतलब घुमाते हैं मेहरगढ़ इसमें, कश्मीर में। ठीक है। तो जहाँ के मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में है वैसे तो ये। ठीक है। ये रास्ता दिया हुआ है कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास का एक हरा भरा समतल स्थान है जिसे मेहरगढ़ है। ठीक है। यहाँ के स्त्री ये आपको ये लर्न करना है मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ से क्या मिली थी, यहाँ से जानवरों की हड्डियां मिली थी, इसको अंडरलाइन करना। जो अंडरलाइन करवा रही हूँ ना, सिर्फ वही अंडरलाइन करते चले जाओ, उसी में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इस इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली थी। ठीक है, किसकी मिली थी, हिरण, सुअर और जंगली जानवर की जो है इन्होंने इसकी भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली थी। मेहरगढ़ की अब विशेषताओं की बात करते हैं। याद रखना, विशेषताएं पूछता है कि बताइए मेहरगढ़ की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं थी, तो ध्यान से पढ़ना है इसमें। मेहरगढ़ की सबसे पहली विशेषता क्या थी, यहाँ के जो इन्होंने मकान बना रखे थे ना, चौकोर और आयता घर घर थे इसके, चौकोर चौकोर थे। ठीक है, और आयताकार, इस तरह से आयताकार रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में इनके जो है घर थे। दूसरा क्या था, घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। तो इसमें कमरे कितने थे, 4। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ही लाइन करनी है आपको, इनकी विशेषताएँ एग्ज़ैक्ट पता होना है। ये नहीं कि वो मतलब 4 की जगह 5, अगर इन्होंने 4 बोला है एनसीईआरटी ने, तो 4 ही याद करना है। ठीक है? मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। ये सम्मान कैसे जताते थे इनका, देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे वो क्या करते थे, जिस जो भी उस बंदे को पसंद होती थी ना, जो भी मतलब इंसान मरता था, उसके साथ उसी को दबा देते थे। एक बार तो ना एक बकरी भी मिली एक इंसान के कंकाल के साथ। उनको लगा कि वो स्वर्ग में जाके है जो है इसको मतलब यूज कर लेगा इसका। ठीक है। तो जो भी उनको उनका मानना था कि जो आगे जाके है जो इनके काम आएंगे। तो इसमें क्या था, कब्र में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते थे। दूसरी विशेषता मेहरगढ़ की ये है। ठीक है, कि वो सम्मान रखे जाते थे। और उसमें क्या करते थे, कब्र में एक मृतक में देखो, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी मिली है, यानी एक बकरी को दफनाया गया था। ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाता है कि उसमें जो है उनको एक बकरी मिली थी, ताकि वो इसको परलोक में जो है जाकर खाने के काम आ जाए बकरी। ठीक है। तो गाइस ये था आपका एक मतलब चैप्टर था। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं, ये सारे अंदर आए हुए हैं। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्रह क्या होता है, पूरा स्थल क्या होता है, उद्योग स्थल क्या होता है, आवासीय, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु कृषक, पशुपालक। ठीक है, ये सारे आए हुए हैं। अब देखो 1200 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हैं,
और गुफ़ा ये तो एक सिर्फ़ आप इमेजिन करना आपको, ठीक है? तो ये एक चैप्टर था हिस्ट्री का 6th स्टैंडर्ड की ये बुक है और एनसीईआरटी की। तो अब आपका क्या है कि ये अच्छे से मैंने जितना भी इसमें क्वेश्चन बनते थे ना सभी बता दिए और एग्ज़ैक्ट ही एग्ज़ामिनर जो है इसमें से उठाता है। तो गाइज़ आप कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा जब क्वेश्चन आप पेपर सोल्व करेंगे, पहले आप है ना सब ये 6 टू 8 तक की एनसीईआरटी कर लिए, उसके बाद है ना आप एक बार पीवाईक्यू कर देखना जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं ना सीटेट के, तो आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ और कॉन्सेप्ट भी वो करवा रही हूँ जो एग्ज़ामिनर साथ-साथ पूछता है, ठीक है? जिस हिसाब से वो पूछता है, क्वेश्चन भी मैं साथ-साथ बताती हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एग्ज़ामिनर को जो है क्वेश्चन को उठा सकता है, ठीक है? तो जो भी न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को में अच्छा हाई स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी जो है अपना